गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। शो की शुरुआत होती है डेनेरियस टारगेरियन से। खाल ड्रोगो से हुई उसकी शादी के बाद पेंटोस छोड़ के जा रही है वेस्ट डॉर्थराक। वेस्ट डॉर्थराक डॉर्थराकीज की सिटी है, उनकी कैपिटल है। यहाँ पर जोरा मॉर्मॉन्ट विसरिस को समझाता है कि खाल ड्रोगो के साथ, इन जंगली लोगों के साथ जंगल भटकने से क्या होगा, आपको पेंटोस में ही रहना चाहिए, अपनी कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। विसरिस जोरा मॉर्मॉन्ट को कहता है कि जब तक खाल ड्रोगो मुझे मेरी आर्मी नहीं दे देता, मुझे प्रॉमिस की गई मेरी आर्मी नहीं दे देता, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको याद होगा कि विसरिस ने अपनी बहन टारगेरियन यानी डेनेरियस टारगेरियन की शादी खाल ड्रोगो से इसी शर्त पर करवाई थी कि खाल ड्रोगो अपनी आर्मी, अपने 50,000 फुटमैन विसरिस को देगा ताकि ये लोग मिलके वेस्टरॉस पर आक्रमण कर सकें और फिर विसरिस टारगेरियन जो है वो किंग बन सके, राजा बन सके। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप रियलाइज करते हैं कि डेनेरियस कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं है। वो अपनी दासियों से कुछ टेक्निक सीखती है खाल ड्रोगो को अपने जाल में फंसाने की। बेसिकली इस बात की टेक्निक सीखती है कि किस तरह से वो खाल ड्रोगो से ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सके, ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्शन बिठा सके। अब उन दोनों की ही भाषाएं अलग हैं, तो डेनेरियस सबसे पहले तो ये करती है कि वो डॉर्थराकी भाषा सीखने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे वर्ड सीख रही है और साथ ही डॉर्थराकी कल्चर को भी समझने की कोशिश कर रही है। फाइनली डेनेरियस टारगेरियन और खाल ड्रोगो के बीच पहली बार कंसेंशुअल सेक्स होता है। डेनेरियस खाल ड्रोगो को मजबूर करती है कि वो बाकी औरतों की तरह डेनेरियस को ट्रीट ना करे। खैर, अब आगे पहुंचते हैं विंटरफेल पे, जहां पर आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में ब्रान टावर से नीचे गिर गया था। जेमी ने उसको धक्का दिया था क्योंकि ब्रान ने जेमी और सर्सी को साथ में देख लिया था। ब्रान कोमा में है और कैटलिन स्टार्क ब्रान का दामन छोड़ने को राजी ही नहीं है। वो उसके साइड से उठ ही नहीं रही है। पूरा का पूरा विंटरफेल इस बात को लेकर परेशान है कि कैटलिन के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर उसका छोटा बच्चा कोमा में पड़ा है तो कैटलिन क्या करेगी। माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, लेकिन बाप का दिल काफ़ी मजबूत होता है। नेड स्टार्क इसके बावजूद किंग्स लैंडिंग जाने को तैयार है। नेड स्टार्क किंग रॉबर्ट बराथियन के हैंड ऑफ द किंग बनने की जिम्मेदारी ले चुका है और अब उसको विंटरफेल छोड़कर किंग्स लैंडिंग जाना ही होगा। इनफैक्ट सैंसा और जॉफरी की शादी की बात भी तय हो चुकी है, तो सैंसा और आर्या भी नेड स्टार्क के साथ विंटरफेल छोड़कर किंग्स लैंडिंग जा रही हैं। यहाँ पर कैटलिन अकेली रह गई है अपने बच्चों के साथ। आपको याद दिलाती हूँ, जॉन स्नो नाइट्स वॉच में शामिल होना चाहता था, वॉल पर जाना चाहता था, तो उसकी ये ख्वाहिश भी अब पूरी हो रही है, तो वो भी विंटरफेल छोड़कर जा रहा है। इनफैक्ट ये सब के सब एक साथ ही विंटरफेल से निकल रहे हैं। कुछ दूर तक साथ जाएंगे और फिर जहाँ से रास्ता अलग होगा वहाँ से अलग हो जाएंगे। इस एपिसोड का नाम किंग्स रोड है, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो सफ़र है वो किंग्स रोड पर ही पूरा होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होने वाले हैं इस एपिसोड के, वो किंग्स रोड पर ही होते हैं। किंग्स रोड आप समझ सकते हैं कि वेस्टरॉस का NH है, नेशनल हाईवे है। ये कैपिटल को बाकी सारी सिटीज़ से जोड़ता है, बाकी सारे किंगडम्स और बाकी सारी रियासतों से जोड़ता है। विंटरफेल में टीरियन लैनिस्टर का भी एक सीन होता है जिसमें वो प्रिंस जॉफरी को 3 थप्पड़ रसीद करता है। अभी शायद आपको ये एपिसोड देखकर या ये सीन देखकर उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आपको आगे चलकर जॉफरी की हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वापस आकर आप जॉफरी के इसी सीन को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। असल में होता यह है कि टीरियन एक तबेले में सो रहा होता है, बेसिकली शराब पीकर लुढ़का होता है। जॉफरी टीरियन को देखता है और आपको याद दिलाती हूँ कि टीरियन जॉफरी यानी प्रिंस जॉफरी का मामा है, क्वीन का छोटा भाई है। जॉफरी टीरियन को कहता है कि क्या मामा ऐसे पड़े हुए हो शराब पी के। तो बेसिकली टीरियन जॉफरी को एक तो थप्पड़ मारता है और ऊपर से उसको बोलता है कि तुम कैटलिन स्टार्क के पास जाओगे और अपना दुख जाहिर करोगे इस बात के लिए क्योंकि ब्रान जो है वो कोमा में है और उसकी हालत ठीक नहीं है। मिस्टर सेवी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो ज़्यादा दिन जी ना पाए। जॉफरी कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, और वैसे भी मुझे रोती हुई औरतें बर्दाश्त नहीं होती। तो टीरियन इस बात पे उसको एक और थप्पड़ रसीद करता है। जॉफरी इसके बाद फिर से अपनी जुबान चलाता है और टीरियन तीसरा थप्पड़ मारता है जॉफरी को। जॉफरी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे में हाउंड, जिसको लैनिस्टर्स डॉग भी कहते हैं, टीरियन को बताता है कि प्रिंस इस बात को याद रखेगा। टीरियन बोलता है, बी अ गुड डॉग एंड रिमाइंड हिम इफ ही फॉरगेट्स,
यानी अगर वो भूल भी जाए, जॉफ्री अगर इन थप्पड़ों को भूल जाए, तो उसे याद दिलाना कि किस तरह से मैंने उसको थप्पड़ रसीद किए थे। हाउंड के बारे में आपको यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। इसका नाम है सैंडर क्लेगेन। ये क्लेगेन घराने से आते हैं और ये लैनिस्टर्स को सर्व करते हैं। बेसिकली ये लैनिस्टर्स के डॉग्स हैं। लैनिस्टर जो भी बोलते हैं क्लेगेन्स वही करते हैं। तो सैंडर क्लेगेन जो है वो जॉफ्री का अंगरक्षक है, उसका बॉडीगार्ड है। जॉफ्री जो भी कहता है सैंडर क्लेगेन वो करता ही करता है, और इसीलिए कहा जाता है इसे हाउंड, मतलब डॉग। टीरियन ब्रेकफास्ट टेबल पे जाता है जहाँ पर जेमी और सर्सी बच्चों के साथ नाश्ता कर रहे हैं। ब्रान का जिक्र छिड़ता है कि किस तरह से वो टावर से गिर गया, और टीरियन कहता है कि मैंने सुना है कि वो लड़का अक्सर ही टावर पे चढ़ता था, उछल कूद मचाता था, मगर वो पहले कभी नहीं गिरा इस तरह से। मुझे शक है कि ऐसे कैसे वो गिर गया। इस बात पर जेमी और सर्सी आपस में कुछ लुक्स एक्सचेंज करते हैं। टीरियन नोटिस करता है मगर कहता कुछ नहीं है। ये कहता है मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि ब्रान जब आंखें खोलेगा तो क्या बताएगा, आखिर वो गिरा कैसे। जेमी ये सुनकर टीरियन को कहता है भाई कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम किसकी साइड हो। टीरियन ताना मार के उसे कहता है मुझे ऐसे कह के दुख मत पहुंचाओ, तुम जानते हो कि मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करता हूँ। इस सीन के जरिए ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि टीरियन भले ही लैनिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, मगर लैनिस्टर्स ना तो टीरियन पे भरोसा करते हैं और ना ही टीरियन खुद लैनिस्टर्स पे भरोसा करता है, अपने भाई बहन पे भरोसा करता है। टीरियन सही के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक है। विंटरफेल में ही सर्सी कैटलिन के पास जाती है और वहां पर दुख का नाटक करती है, मतलब सीरियसली कमाल का नाटक करती है। उसी के कहने पर जेमी ने ब्रान को धक्का दिया होता है टावर से, लेकिन कैटलिन को वो कहती है मैं दुआ करूंगी भगवान से कि भाई तुम्हारा ब्रान जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। वो एक किस्सा भी बताती है कि किस तरह से उसका खुद का जब बच्चा छोटा था, पहला बच्चा जो था वो मर गया था, और तब उसने बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी ऊपर वाले से, मगर ऊपर वाले ने उसकी एक नहीं सुनी, और अब वो प्रार्थना करेगी फिर से, शायद ऊपर वाला इस बार उसकी सुन ले। मिस्टर लुइन कैटलिन के पास आते हैं और कहते हैं कि आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं, आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स करने हैं, देख रेख करनी है रियासत की। और कैटलिन गुस्सा होती है, कहती है कि मुझे और कोई काम नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रान के बगल में बैठे रहना है। यहाँ पर आपको मेस्टर्स के बारे में बताना ज़रूरी है। बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में मेस्टर्स का काम होता है स्कॉलर्स का, डॉक्टर्स का, हीलर्स का, साइंटिस्ट्स का। क्योंकि ये दुनिया मिडिल एजेस की है, यहाँ पर हर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, हर कोई स्कूल नहीं जाता था, कॉलेज नहीं जाता था। यहाँ पर डिवाइडेड होता था, जो लोग नाइट्स बनते थे वो तलवारबाजी सीखते थे, और जो लोग डॉक्टर बनते थे, हीलर्स बनते थे या साइंटिस्ट बनते थे, किताबों में इंटरेस्ट रखते थे, हिस्टोरियंस बनते थे, वो जाते थे सिटाडेल पढ़ाई लिखाई के लिए। ये वही लोग होते थे जो किसी घराने को ज्वाइन करते थे एज अ मेस्टर, और फिर उस घराने से जुड़ी कई सारी जानकारी रखते थे। लेटर्स लिखने और भेजने का काम मेस्टर्स का होता है। अगर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे ठीक करने का काम भी मेस्टर का होता है, और इस तरह की अलग अलग जिम्मेदारियां जो है वो मेस्टर निभाते हैं। स्टार्क परिवार के मेस्टर जो हैं वो मेस्टर लुइन हैं। अब आते हैं जॉन स्नो पर, जो विंटरफेल छोड़कर वॉल जा रहा है। जाने से पहले वो सबको बाय कह रहा है, अलविदा कह रहा है, और इसी तरह से वो ब्रान के पास भी आता है उसको बाय करने के लिए। कैटलिन स्टार्क इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आपको याद दिला देती हूँ कि जॉन स्नो नेड स्टार्क की नाजायज़ औलाद है, और इसीलिए नेड की पत्नी यानी कैटलिन स्टार्क को जॉन स्नो बिल्कुल पसंद नहीं है, एक आंख भी नहीं भाता। जॉन स्नो ब्रान को कहता है कि तुम वॉल आना जब ठीक हो जाओगे तो, और मैं तुम्हें वॉल के आसपास घुमाऊंगा। ब्रान कोमा में पड़ा है, क्या जवाब देगा। जॉन स्नो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। कैटलिन उसे कैसे भी ट्रीट करे, आप उस प्यार को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो आर्या को जाने से पहले देता है नीडल, एक स्वॉर्ड। आप जानते हैं कि आर्या जो स्टार्क परिवार की सबसे छोटी बेटी है, उसे सिलाई कढ़ाई में शौक नहीं है, उसको खाना बनाने में शौक नहीं है, उसको बनना है नाइट, उसको चलानी है तलवार, उसको बनना है वॉरियर। तो जॉन स्नो इस बात को अच्छे से समझता है और आर्या को जाने से पहले गिफ्ट करता है एक पतली सी प्यारी सी स्वॉर्ड, और आर्या उस स्वॉर्ड को देख के बहुत खुश हो जाती है। जॉन स्नो से कहता है कि हर अच्छी स्वॉर्ड का एक नाम होता है, हर अच्छी तलवार का एक नाम होता है, तो तुम इसको एक नाम ज़रूर देना।
आर्या कहती है हाँ बेशक, ज़रूर। जॉन जाने से पहले रॉब से भी मिलता है और फिर विंटरफेल छोड़कर निकल जाता है वॉल के रास्ते पर, यानी किंग्स रोड पर। नेड स्टार्क भी विंटरफेल छोड़ने से पहले सबसे मिलते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं। कैटलिन कहती है नेड को कि तुम मत जाओ, इस हालत में तुम मत ही जाओ जब ब्रांड बिस्तर पर पड़ा हुआ है। नेड कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, मैंने ये जिम्मेदारी ले ली है और अब मैं इनकार नहीं कर सकता। नेड स्टार्क आर्या और सांसा को लेकर राजा के साथ निकल पड़ते हैं विंटरफेल को छोड़कर। साथ में जॉन स्नो भी है जो उनके साथ जा रहा है और आगे जाके इनका रास्ता अलग होने वाला है। जब वो जगह आती है, जब वो पॉइंट आता है जब जॉन स्नो रास्ता बदलने वाला है, तो नेड और जॉन के बीच एक सीन होता है जहाँ पर जॉन स्नो नेड को कहता है आपने मुझे कभी भी मेरी माँ के बारे में नहीं बताया, उसका नाम नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि वो जिंदा है भी कि नहीं है या उसको मेरी परवाह है भी कि नहीं है। नेड स्टार्क कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे हम तुम्हारी माँ के बारे में ज़रूर बात करेंगे, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और फिर ये अलग हो जाते हैं। नेड स्टार्क रॉबर्ट के साथ आगे निकलता है, जहाँ पर एक जगह ये रुकते हैं और रॉबर्ट नेड स्टार्क से बात करता है जॉन स्नो की माँ के बारे में। वो बोलता है कि हम वॉर में थे और उस दौरान तुम्हारी बास्टर्ड की जो माँ है तुम उससे पहली बार मिले थे और मुझे कभी तुमने नहीं बताया कि वो कैसी थी, वो औरत कैसी थी जिसकी वजह से तुमने कैटलिन को धोखा दिया। तुम जैसे ऑनरेबल इंसान ने अपनी पत्नी को धोखा दिया। नेड कहता है कि मैं तुम्हें कभी उस औरत के बारे में नहीं बताऊंगा। रॉबर्ट रियलाइज़ करता है कि नेड के लिए ये बात कितनी सीरियस है और वो कहता है कि हम वॉर में थे उस दौरान, सालों पहले की बात है, शायद हम मर जाते। ऐसे में तुम्हें एक खुशी मिली उस औरत के रूप में, तो इतना ज़्यादा अपने ऊपर गिल्ट मत लो, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी नेड के पास एक लेटर आता है जिसमें कुछ खास मैसेज लिखा है डेनेरियस टारगेरियन के बारे में। वो रॉबर्ट को बताता है कि खबर है एक नैरो सी के पार से, एसोस कॉन्टिनेंट से, कि डेनेरियस टारगेरियन ने एक खाल से शादी कर ली है, एक डोर्थराकी लॉर्ड से शादी कर ली है। रॉबर्ट इस बात पर गुस्सा होता है और कहता है शायद हमें गिफ्ट में उसे एक चाकू भेजना चाहिए, साथ में एक मजबूत शख्स को भी भेजना चाहिए जो उस चाकू को टारगेरियंस पर चला सके। नेड कहता है फालतू बात मत करो रॉबर्ट, वो एक बच्ची है, उसको मारकर हमें क्या हासिल हो जाएगा। रॉबर्ट कहता है कि वो बच्ची अभी है, कल को वो प्रेग्नेंट होगी, वो डॉर्थराकीज की खलीसी बन चुकी है, उनकी क्वीन बन चुकी है और वो उन सोल्जर्स के साथ अटैक कर सकते हैं। नेड उसे समझाता है कि अगर वो अटैक करना भी चाहेंगे तो भी वो कभी भी नैरो सी को पार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास शिप्स ही नहीं हैं और इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम राजा हो, बी अ मैन। बेसिकली नेड स्टार्क यही कह रहा होता है रॉबर्ट को। वहीं किंग्स रोड पर वॉल की तरफ जाते हुए जॉन स्नो और टीरियन के बीच एक खूबसूरत सीन होता है। जी, टीरियन को भी वैसे तो किंग्स लैंडिंग ही जाना चाहिए, मगर क्योंकि उस इंसान को घूमने फिरने का बहुत शौक है, उसको दुनिया एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, तो वो एक बार अपनी ज़िंदगी में वॉल देखना चाहता है और इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए वॉल जा रहा है। अब उसको मौका मिला, वो विंटरफेल तक आया ही था, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा और ज़्यादा वेस्टरोस के नॉर्थ जाऊँ और वॉल को देख कर आऊँ। तो यहीं पर जॉन स्नो और टीरियन के बीच हल्की फुल्की दोस्ती हो जाती है, जहाँ पर टीरियन नोटिस करता है कि जॉन को अपने नाइट्स वॉच के बाकी जो ब्रदर्स हैं वो कुछ खास पसंद नहीं आ रहे। वो नोटिस करता है कि जॉन स्नो क्रिमिनल्स को देख रहा है, रेपिस्ट्स को देख रहा है, चोरों को देख रहा है जिनके हाथ बंधे हुए हैं और जो उसी की तरह, जॉन स्नो की तरह ही नाइट्स वॉच में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। टीरियन जॉन को बताता है कि ज़्यादातर नाइट्स वॉच में शामिल होने वाले लोग वही होते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं। अगर आपने चोरी की है या अगर आपने रेप किया है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आपको नपुंसक बना दिया जाएगा, आपका हाथ काट दिया जाएगा, या फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप वॉल पर जाएं और अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी वहीं पर बिताएं। आप अपने परिवार को भूल जाइए और नाइट्स वॉच में शामिल जो बाकी लोग हैं वही आपका परिवार है, वही आपके भाई हैं। जॉन नोटिस करता है कि टीरियन अक्सर ही किताबें पढ़ता रहता है, तो वो पूछता है कि तुम हमेशा किताबें क्यों पढ़ते रहते हो। टीरियन जॉन को कहता है तुम्हें मुझे देखकर क्या नज़र आता है। जॉन कंफ्यूज होता है और कहता है ये कैसा सवाल है। टीरियन कहता है कि जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें एक बौना नज़र आता है। मैं एक बौना हूँ, लेकिन मैं टीरियन लैनिस्टर हूँ, मैं लैनिस्टर परिवार में पैदा हुआ हूँ। अगर मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ होता तो हो सकता है कि वो लोग मुझे जन्म के वक्त ही मार देते, मगर मुझे ये एडवांटेज है, ये प्रिविलेज है कि मैं एक अमीर परिवार में पैदा हुआ तो आज मैं ज़िंदा हूँ।
अब मैं अपने भाई की तरह स्वॉर्ड तो नहीं चला सकता, रक्षक तो नहीं बन सकता, तलवारबाजी नहीं कर सकता, इनफैक्ट मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, बट मेरे पास दिमाग है और इसीलिए मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे टीरियन एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोलता है, एक बहुत ही अच्छा कोट है। वो कहता है कि जिस तरह से तलवार को लगातार धार की ज़रूरत होती है, उसी तरह से दिमाग को लगातार किताबों की ज़रूरत होती है उसे धारदार बनाए रखने के लिए। टीरियन जॉन को याद दिलाता है कि वो क्वीन का भाई है, कल को उसका भतीजा राजा बनेगा, तो टीरियन से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो भी लाइफ में कुछ बेहतर करे और इसीलिए वो किताबें पढ़ता है ताकि कल को ज़रूरत पड़ने पे वो अपने दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब आते हैं किंग्स रोड की दूसरी तरफ, यानी उस काफिले की तरफ जो बढ़ रहा है किंग्स लैंडिंग की तरफ। यहाँ पर सैंसा और जॉफ्री के बीच एक सीन होता है। सैंसा और जॉफ्री आपस में बेसिकली शायद थोड़ी सी फ्लर्टिंग स्टार्ट करते हैं। दोनों एंगेज हो चुके हैं, दोनों की शादी होने वाली है। जॉफ्री सैंसा को घुमाते घुमाते एक नदी के पार लेके जाता है और वहाँ पर कुछ खट खट की तलवारों की आवाज़ आ रही होती है। वो झांक कर देखते हैं सैंसा और जॉफ्री, तो उनको नज़र आता है आर्या एक बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर रही है तलवारबाजी की। जॉफ्री ये देखता है और गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि जॉफ्री असल में कितना ईविल कैरेक्टर है। वो माइका नाम के उस बच्चे को बुली करना स्टार्ट करता है। वो माइका को कहता है कि तुम एक बुचर के बेटे हो, तुम नाइट अपने आप को समझ रहे हो, तुम आर्या पर तलवार चला रहे हो। तो माइका, जो आर्या का दोस्त होता है, कहता है कि माय लॉर्ड, मैं उस पर तलवार नहीं चला रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्टिक है लकड़ी की, और आर्या ने मुझे फोर्स किया है इस बात के लिए कि मैं उसके साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करूँ। आर्या भी जॉफ्री को समझाने की कोशिश करती है कि माइका उसका दोस्त है और वो उसी के कहने पर उसके साथ तलवारबाजी कर रहा था, मगर जॉफ्री नहीं सुनता। इनफैक्ट वो अपनी तलवार निकालता है और माइका के चेहरे पर एक निशान छोड़ता है और उसके चेहरे से ब्लड निकलने लगता है। अल्टीमेटली आर्या को अपने दोस्त के साथ किया जा रहा ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो जॉफ्री को मारती है। इस बीच माइका वहाँ से भाग जाता है। जॉफ्री भी आर्या को मारने की कोशिश करता है, इनफैक्ट वो अपनी तलवार आर्या पे चलाने की कोशिश करता है। तब तक बीच में आ जाती है नाइमीरिया, आर्या की वुल्फ। नाइमीरिया आती है, वो जॉफ्री पे अटैक करती है, वो उसके हाथ को काट लेती है बुरी तरह से। जॉफ्री नीचे गिर जाता है, आर्या खड़ी होती है, वो उसकी तलवार यानी जॉफ्री की तलवार अपने हाथ में ले लेती है और जॉफ्री गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। आर्या उस तलवार को नदी में फेंक देती है और वहाँ से नाइमीरिया के साथ भाग जाती है। डायर वुल्फ्स का स्टार्क बच्चों के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक इम्पॉर्टेंट सीन है जिसमें ब्रान को मारने के लिए एक असैसिन आता है जिसके हाथ में एक खंजर होता है और वो ब्रान को मारने की कोशिश करता है। कैटलिन उसी रूम में मौजूद होती है और कैटलिन उस कमरे को छोड़ ही नहीं रही होती है। इस वजह से ब्रान की जान बच जाती है। कैटलिन उस असैसिन को देखती है और उसके चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेती है। इस बीच समर आता है और वो असैसिन पर अटैक कर देता है, उसकी गर्दन काट लेता है, उसको मार डालता है। कैटलिन को शक होता है कि इस असैसिन को ब्रान को मारने के लिए कोई क्यों भेजेगा। ब्रान एक 10 साल का बच्चा है, उसकी जान कोई क्यों लेना चाहेगा। कैटलिन अपना दिमाग चलाती है और उसे लगता है कि पहले ब्रान को धक्का दिया गया टावर से, और जब ब्रान मरा नहीं, इनफैक्ट कोमा में चला गया, तो शायद कोई है जो ब्रान को मारना चाहता है। कैटलिन को शक होता है लैनिस्टर्स पर और वो भी किंग्स लैंडिंग की तरफ चुपचाप निकल जाती है। वो इस बीच रॉब स्टार्क को जिम्मेदारी देती है विंटरफेल की और वो सोचती है कि वो नेड स्टार्क से किंग्स लैंडिंग जाकर मिलेगी और नेड स्टार्क को बताएगी कि किस तरह से हमारे छोटे से बच्चे को मारने के लिए एक असैसिन को भेजा गया। आर्या गायब है नाइमीरिया के साथ। वो नाइमीरिया को पत्थर मार मार के भगा देती है क्योंकि आर्या को शक है कि ये लोग अब नाइमीरिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाइमीरिया ने प्रिंस का हाथ काटा है भाई, तो अब मुश्किल तो है, नाइमीरिया की जान खतरे में तो है। आयरा इस बात को समझती है और इसीलिए वो नाइमीरिया को वहाँ से भगाती है। होता भी कुछ यही है। जब किंग तक बात पहुँचती है और अल्टीमेटली छुपी हुई आर्या को सब लोग ढूंढ लेते हैं, लैनिस्टर सोल्जर्स ढूंढ लेते हैं जंगल में से, तो वो उसको राजा के पास लेके जाते हैं जहाँ पर नेड स्टार्क भी मौजूद होता है, सैंसा भी मौजूद होती है, आर्या, राजा, सर्सी, जॉफ्री, सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आर्या से पूछा जाता है कि क्या हुआ, जॉफ्री का हाथ कैसे कटा, बात वहाँ तक कैसे पहुँची। यहाँ पर सर्सी और जॉफ्री झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं कि
नाइमीरिया ने एकदम से बिना किसी बात के जॉफ्री पे अटैक किया, जो कि सच नहीं है। हम जानते हैं कि असल में क्या हुआ। जॉफ्री खुद ही बुली कर रहा था, जॉफ्री ने खुद लड़ाई इंस्टिगेट की, जॉफ्री ने अपनी तलवार आर्या पे चलाने की कोशिश की और इसी वजह से नाइमीरिया ने जॉफ्री पे अटैक किया। मगर क्योंकि क्वीन कुछ कह रही है और प्रिंस कुछ कह रहा है तो उसी की बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। मगर सिर्फ इतना नहीं है, सैंसा भी अपनी बहन का साथ देने की जगह जॉफ्री का साथ देती है और झूठ बोलती है। वो कहती है कि चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि उसे याद ही नहीं कि असल में हुआ क्या। आर्या ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सैंसा पे हाथ चलाने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। रॉबर्ट कहता है कि अपनी बच्चियों को कंट्रोल में रखो नेड, और फिर सज़ा ये सुनाई जाती है कि नाइमीरिया का कत्ल किया जाए। यानी कि आर्या की बात, आर्या की सोच सही थी। मगर नाइमीरिया तो भाग चुकी है, अब क्या किया जाए? तो ऐसे में अब सर्सी अपना ईविल दिमाग और ज़्यादा लगाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, नाइमीरिया भाग चुकी है तो क्या हुआ, दूसरा वुल्फ तो अवेलेबल है ना, सैंसा का वुल्फ तो अवेलेबल है। और फिर अल्टीमेटली सज़ा ये है कि लेडी को मारा जाएगा। सैंसा की वुल्फ लेडी का कत्ल किया जाएगा, उसको बिहेड किया जाएगा। नेड स्टार्क रॉबर्ट बराथियन को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चों की लड़ाई है और इसमें उस वुल्फ का क्या दोष है। जिस वुल्फ ने हाथ काटा था वो तो वैसे भी भाग चुकी है, लेडी का क्या दोष है? मगर रॉबर्ट कहता है कि मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। सर्सी अपने रॉयल एग्जीक्यूशनर एलन पेन को कहती है कि लेडी का सर लेकर आओ। ऐसे में नेड स्टार्क कहता है कि वो डायरवुल्फ विंटरफेल से है, वो स्टार्क घराने का डायरवुल्फ है, वो एक बुचर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, एक बुचर से ज़्यादा डिजर्व करता है। मैं खुद उसका सर कलम करूँगा। नेड स्टार्क लेडी के पास जाता है, अपना खंजर निकालता है और उसका सर कलम कर देता है। और वहाँ पर विंटरफेल में ब्रान की आंखें खुलती हैं। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। इसके बाद क्या होगा? किंग्स लैंडिंग पहुंचकर क्या होगा? सैंसा और जॉफ्री के रिश्ते का क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्रान की आंखें खुल चुकी हैं, क्या बताएगा ब्रान? क्या हुआ था उसके साथ? वो टावर से कैसे गिरा था? इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं इसी सीज़न के और भी एपिसोड्स पे काम कर रही हूँ। सीज़न 7 पे जाने से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी सीज़न यानी फर्स्ट सीज़न के एपिसोड्स बना सकूँ। आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं ज़्यादा मेहनत से जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाऊँगी। टाटा। डायरवुल्फ्स को मारना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।